नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतना लंबा लटक क्यों रहा है। आखिरकार वो कौन सी बाधा है, वो कौन सा अवरोध है जो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बीच में खड़ा हो गया है। क्यों बीजेपी के तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में इतना डिले हो रहा है। यूपी, एमपी से लेकर के पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, ये सब क्यों लंबा वक्त जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि बीजेपी के 37 संगठनात्मक प्रदेश हैं, 37। बीजेपी का संविधान ये कहता है कि 37 में से 19 में चुनाव हो जाएं तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। हालांकि ये कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अमूमन परिपाटी यही है। अब आप सोचिए, 19 संगठनात्मक जो प्रदेश हैं वहां पर चुनाव हो जाना चाहिए था। इस सब के बाद भी ये रुका हुआ है। और सोर्सेज एक बड़ी अहम बात बताते हैं। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे पास जानकारी ये है कि पिछले हफ्ते तक ये सब हो जाना था। सारे जितने भी रुके हुए बीजेपी के प्रदेश हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जानी थी। ये पिछले हफ्ते में कंप्लीट हो जाना था। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं बीजेपी के बड़े नेता के हवाले से, जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में इसका क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये बीते हुए हफ्ता, जो भी हफ्ता बीता, इसमें ये हो जाएगा। तो उसके बाद भी आखिरकार ये रुका हुआ क्यों है। और यहीं पर आ जाता है यूपी कनेक्शन। कहा ये जा रहा है, और कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंदर खाने की चर्चा यही है, संकेत यही है। और राजनीति ऐसे ही होती है, आप चर्चाओं को, संकेतों को, इन सबको पकड़िए, पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो संकेत इसी बात के हैं कि यूपी इस सबके पीछे है। यूपी एक बड़ी वजह है। यूपी में बदलाव एक बड़ी वजह है। संक्षेप में कहें तो इस बदलाव की चर्चा आज से नहीं, इस बदलाव की चर्चा बहुत दिनों से है। मगर इस बदलाव में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इस बात का पहले भी जिक्र किया है कि ये मोदी और शाह के दौर में बीजेपी की ये परिपाटी है कि यहाँ पर जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते हैं, पर्याप्त समय देते हैं, जिसे कहते हैं लॉन्ग रोप देना अंग्रेजी में। तो ये लॉन्ग रोप दी जा रही है यूपी में, लगातार दी जा रही है। एक्सटेंशन होता जा रहा है। एक्शन होना इसमें दो राय नहीं, मगर एक्शन कब होगा ये समय बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक तरह से टल रहा है, अन्य जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव एक तरह से टलता जा रहा है, तो इसके पीछे अब सारी निगाहें यूपी पर टिक गई हैं। और आप यूपी की घटनाक्रमों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपी में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो भी बीजेपी में एक तरह का अवरोध खड़ा हो गया है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से यूपी ही है। आप सोचिए, दो घटनाओं पर ध्यान देना होगा। पहली घटना है बनारस की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के लिए, और वहां एयरपोर्ट पर वो 3 वरिष्ठ अधिकारियों को बनारस के सीधे उनको ताकीद करते हैं कि कानून और व्यवस्था का हाल क्या है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद दूसरी घटनाएं हो रही हैं। वाराणसी में 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ में गैंग रेप किया, ये घटना सामने आई। प्रधानमंत्री ने कड़ा एक्शन लेने की ताकीद की और इस समय वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं। और उसके बाद यूपी के सूचना विभाग को कहा जाता है कि इस खबर को आप ऑफिशियल ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए। और मैं आपको और एक दिलचस्प दास्तां बता दूं कि जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है वाराणसी में इन 3 अधिकारियों से, तो अमूमन सबको पता था कि हुआ क्या। उन अधिकारियों को भी पता था और भी लोग जो आसपास थे उन सबको पता था कि पीएम ने सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल कर लिया है योगी सरकार से, और वो सार्वजनिक तौर पे कर लिया है, इसलिए बड़ा ही अप्रत्याशित था। तो ऐसे में यूपी का सूचना विभाग, जो हमेशा जो भक्तिकालीन साहित्य की परंपरा है, सूरदास की परंपरा, तुलसीदास की परंपरा, ये जो भारत का भक्तिकालीन साहित्य है, सगुण भी है, निर्गुण में है। निर्गुण में कबीर हैं, सगुण में सूर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं। तो ये उस भक्तकालीन परंपरा के ये आधुनिक अवतार हैं जो ये यूपी का सूचना विभाग है। वो भक्तकालीन परंपरा में कृष्ण की पदावलियां गाई जाती थीं, राम की पदावलियां गाई जाती थीं, लेकिन आज धरती का एक नया ईश्वर गढ़ करके उसकी पदावलियां गाई जाती हैं
यूपी के सूचना विभाग पर सीधा सा आरोप यही है कि उसका एक ही काम है अपने ईश्वर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूपी की पुलिस पत्रकार पर जब FIR लिखती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ को ईश्वर लिखा जाता है। तो उन्हीं ईश्वर का गुणगान करने के लिए यूपी का सूचना विभाग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही पॉजिटिव खबरों को आगे बढ़ाता है। स्थिति ये है कि दूसरे मंत्री हैं, दूसरे यूपी के नेता हैं, यहाँ तक कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी दरकिनार करके आरोप ये लगता है सिर्फ और सिर्फ योगी की पोजीशनिंग की जाती है। तो उस सूचना विभाग ने, हमारे पास जानकारी है कि पहले बनारस का जो उसकी इकाई है, पहले ये बताया गया कि PM ने तो ये पूछा है कि क्या हाल चाल कैसा है, समाचार क्या है, और प्रदेश की स्थिति के बारे में उन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि माइल्ड करने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री जो इन 3 अधिकारियों से मिले हैं वो एक आम जो उन्होंने हाल चाल पूछते हैं वैसा ही है। लेकिन बाद में हमारी जानकारी है कि ऊपर से कहा गया कि तुरंत आप ये ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए कि PM ने कानून व्यवस्था के बारे में पूछा है, PM ने निर्देश दिए सख्त कार्रवाई की। और यही सूचना विभाग, स्थिति ये हो गई कि जैसे कि कोई ड्रम ऊपर से लुढ़का दिया जाए और ड्रम लुढ़कता हुआ नीचे आता है, वैसे ही लुढ़कते हुए इस सूचना विभाग ने उसी ग्रुप में जिसमें कि दिन और रात योगी आदित्यनाथ की जय जयकार की जाती है, इस खबर को शेयर किया, फोटो शेयर की। और इतना हड़बड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ की PM का स्वागत करते हुए वो फोटो लेट डाली गई। अमूमन कोई घटना पहले भी घट जाती है, उसको देर में रख करके पहले वो तस्वीरें डाली जाती हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की जय जयकार होती है। तो एक घटना बनारस की हो गई और उसके तुरंत बाद ये करणी सेना वाला जो हंगामा हुआ, जिस तरह से रक्त स्वाभिमान रैली के बहाने करणी सेना को दिखाई दिया कि खुली छूट दी गई है। वो लोग तलवारें लेकर के, डबल बैरल की बंदूक लेकर के, लाठी डंडा लेकर के पुलिस को किनारे हटा करके, और जिस तरह से खुलेआम उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया, ये सब मामला सीरियस होता जा रहा है। ऑलरेडी यूपी काफी सीरियस है। यूपी इन लॉ एंड ऑर्डर के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस तरह के आरोप तथ्यों के साथ सामने आते हैं। जो योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट हुआ करता था लॉ एंड ऑर्डर, उसकी ये कहा जाता है कि जमीन भी नहीं बाकी बची। बहराइच में दंगे होते हैं, संभल परमानेंट जैसे लगता है कि दंगे की आग में जल रहा हो। कस्टोडियल डेथ एक के बाद 2 के बाद 3 कंटिन्यू उसके मामले सामने आते हैं। लूट, हत्या, डकैती बाढ़ सी आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉ यूपी में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। बीटेक के विद्यार्थी के पैर में गोली मार दी जाती है, फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगता है, उसमें FIR दर्ज करनी होती है कोर्ट के कहने पर। तो एक के बाद दूसरी घटनाओं की बाढ़ है, ये अपवाद नहीं बाढ़ है। और ये सब ये बता रहा है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुका है और इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का हाथ है, इसलिए कोई इन्हें कुछ कहता नहीं, कभी कोई एक्शन नहीं होता। वहाँ कुंभ में भगदड़ हुई, वहाँ मौतें हो गई। जितनी मौतों की जानकारी सामने आई, आरोप लगा उससे कई गुना ज़्यादा मौतों को छिपा लिया गया, मुआवजा देने में देरी की गई, दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा, बहुत ही खराब व्यवस्थाओं की वहाँ तस्वीरें सामने आईं। और इसके बाद भी किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जो विजय किरण आनंद, जो वहाँ के मेला अधिकारी, जिनको CAG की रिपोर्ट में, आप सोचिए CAG की रिपोर्ट में इंडाइट किया जा चुका है, 2019 का जो अर्धकुंभ था उस समय, जिनके ऊपर विजिलेंस की रिपोर्ट है, उस अधिकारी को पहले महाकुंभ की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद इन्वेस्ट यूपी का CEO बना दिया जाता है। इन्वेस्ट यूपी का CEO ये वो पद है जहां से हाल ही में अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो ऐसा अधिकारी जो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों के दायरे में है, अनियमितता के आरोपों के दायरे में, उसको उस पद पे बिठा दिया गया जहां हाल ही में एक IAS को भ्रष्टाचार के आरोपों पर सस्पेंड किया गया है। ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली। और ये इसलिए है कि उनके बारे में मशहूर है कि वो एक ऐसे CM है जो पूरी तरह से अपने सलाहकारों पर आश्रित है। सलाहकार जो कहते हैं वही योगी आदित्यनाथ कर देते हैं और सिर्फ उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट काम है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नए नए भाषण देते रहना। मैं जो बार बार कह रहा हूं आपसे कि ये बीजेपी में जो सब कुछ ठहरा हुआ है, इसका कनेक्शन यूपी तो नहीं, उसके पीछे एक कारण और है। आप बीजेपी के नेताओं से चर्चा कीजिए, उनका ये मानना है, बीजेपी के अपने यूपी के नेताओं का, वरिष्ठ कद्दावर नेताओं का, जिनकी अच्छी पकड़ है जमीन पर, उनका ये मानना है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की सीटें 100 से कम चली जाएंगी। उसकी वजह यह है कि बीजेपी में जिस तरह से मोदी और शाह ने 2014-19 में जिस तरह से एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग की, पिछड़ी और दलित जातियों को जोड़ करके एक गुलदस्ता तैयार किया, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उस सबको पूरी तरह से बिखेर दिया गया, इसके आरोप लग रहे हैं। दलितों, पिछड़ों,
इन सब के अधिकारों की कोई सुनवाई नहीं है। 69,000 भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी अभी भी धक्के खा रहे हैं। दलित अत्याचार के मामले रोज ही सर उठा रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई एक्शन ही नहीं होता है। और जो जातिवाद का आरोप लग रहा है, जाति विशेष को बढ़ावा देने का, उसमें करणी सेना का रौद्र रूप अभी हाल ही में सबने अपनी आंखों से देखा। योगेश वर्मा से लेकर के कितने उदाहरण हैं जहां पर बीजेपी के अपने ही विधायक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो उनको थप्पड़ मारने वाला उसके खिलाफ 6 दिन तक FIR नहीं होती है। आलम यह है कि जाट, गुजर, ओबीसी, दलित, ये सब बीजेपी के अपने ही नेताओं की और से लगातार आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के जो अपने दलित नेता हैं दीनानाथ भास्कर, वो आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह से लखनऊ से फोन आता है और पुलिस जो है जानबूझकर मनमाना FIR दर्ज कर देती है, सेक्शन बढ़ा देती है, करप्शन करती है। ये दीनानाथ भास्कर आरोप लगा चुके हैं। गुजर, जो एक बड़े गुजर नेता नंद किशोर गुजर, वो लगातार आरोप लगा चुके हैं कि गौ हत्या हो रही है। और जिस तरह से राम कथा करते हुए लाठियां चलने की बात सामने आई, वो आज भी फटा कपड़ा लेकर के घूम रहे हैं। संजीव बालियान की सिक्योरिटी ले ली जाती है, जाट नेता हैं बड़े, वो इस बात का सीधा आरोप लगाते हैं, दबाव पड़ने पर सिक्योरिटी वापस की जाती है। शामली में बीजेपी के अपने ही जिला मंत्री को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वो एक मंदिर पर नाथ संप्रदाय का, जो जिस तरह से एक मंदिर की दुकानों पर अचानक से नाथ संप्रदाय, जो योगी आदित्यनाथ का संप्रदाय, उससे जुड़े हुए साधु आते हैं और दुकान खाली कराने लगते हैं, वो उसका विरोध करता है। लेकिन पूरा प्रशासन नाथ संप्रदाय से जुड़े साधुओं के साथ खड़ा हो जाता है, इसका आरोप लगता है, और बीजेपी के अपने जिला मंत्री को जेल भेज दिया जाता है। बस्ती की बात करें तो बस्ती में बीजेपी के अपने जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा सड़कों पर उतरते हैं। वहां पर एक आदर्श उपाध्याय नाम के नाबालिग बच्चे की आरोप है, थाने में पिटाई से मौत हो जाती है और उस पर FIR नहीं दर्ज करती ये पुलिस। तो बीजेपी के अपने ही नेता परेशान हैं, भटक रहे हैं, अलग अलग जातियों के, ओबीसी हैं, वो दलित हैं, वो जाट हैं, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है और सिर्फ एक जात के राज की बातें कही जा रही हैं। और इसीलिए आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात कीजिए, वो ये बताता है कि आज चुनाव हो जाएं, जो भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनकी ये राय है कि 100 से कम सीटें आएंगी। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अगर बीजेपी यूपी में अपना ग्राउंड इस तरह खो देती है, और बीजेपी लगातार खो रही है। 2017 में जब चुनाव होते हैं तो 2017 में बीजेपी की सीटें 325 आती हैं। आप सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य उस समय बीजेपी का चेहरा होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सोशल इंजीनियरिंग, अमित शाह के संगठन के दम पर चुनाव लड़ा जाता है। 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। साल 2022 आता है, सीटें घट करके 255 हो जाती हैं एनडीए की। इतनी सीटों में सीधा वो स्लम्प आता है। साल 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिलती हैं लोकसभा के चुनाव में, और 2019 में घट करके 62 हो जाती हैं। और उसके बाद इस बार घट करके 2024 में 33 हो जाती है। बीजेपी लगातार स्लोप मोड में नीचे गिर रही है योगी आदित्यनाथ की, जब से सरकार उनकी अगुवाई में चल रही है। और अभी जिस तरह से उपचुनाव हाल ही हुए, 10 में से 8 सीटें जिस तरह से बीजेपी ने जीती, बीजेपी के अपने नेता ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि प्रशासन का जिस तरह से इस्तेमाल करके ये आरोप लगा है, ये चुनाव जिताया गया है, वो तो हाथ जोड़ देते हैं कि ये कैसा चुनाव है। और ये अभी उपचुनाव में आप कर सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव माना जाता है सरकार का चुनाव होता है, लेकिन ये काम आप जनरल इलेक्शन में नहीं कर सकेंगे, ये काम विधानसभा चुनाव में आप नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि ज़मीन दरक चुकी है और कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी के चलते ही बाकी सारी चीज़ें होल्ड में हैं। यूपी में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, संगठन के लिहाज से भी एक ऐसा कदम होगा जो मैसेज देगा, और सरकार के लिहाज से भी एक ऐसा कदम होगा जो मैसेज देगा। बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं का मोराल जिस तरह से डाउन है, उनको उसके निदान के लिए भी एक ठोस कदम होगा। और जिस तरह से यूपी बीजेपी में ये बात सामने आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, ये आम लोगों में ये बात सामने आ रही कि जात विशेष की सरकार का जो आरोप लग रहा है, इसको भी डाइल्यूट किया जाएगा। अधिकारियों की मनमानी जिस तरह से चल रही है, उसके आरोप लग रहे हैं। अधिकारी राज हो चुका है, करप्शन के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। कुल मिलाकर के हर एक चीज़, हर एक फ्रंट पर बीजेपी लगातार मात खा रही है। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो बीजेपी की जो मुस्लिम पसमानदा के बीच में आउटरीच है, उसको भी नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए ये सब कुछ जो है, जिस तरह से बीजेपी में चीज़ें होल्ड हैं, ये कहा जा रहा है यूपी इसकी जड़ में है और यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।